वेलकम टू लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। चलिए, आज का जो टॉपिक है ना, वो वैसे तो यार बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, लेकिन यार क्योंकि अब आपको अच्छा कंटेंट देना जरूरी है और आपकी प्रिपरेशन जिससे और बेहतर हो जाए, ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचाना जरूरी है, इसलिए आपके लिए हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं इस टॉपिक पे। चलिए जी, तो हेडलाइन क्या है, सुर्खियां क्या है, राहुल गांधी गिल्टी। अब इसके पीछे क्या रीजन है भाई, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसी न्यूज हमको देखने को मिल रही है, तो इसी के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है और हम जानेंगे कि भाई क्या हुआ है, ये केस किस बारे में है और इससे राहुल गांधी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं यहीं से। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो जानने की है वो भाई जो कांग्रेस के लीडर हैं, हमारे वायनाड से एमपी हैं राहुल गांधी जी, तो उनको थर्सडे को यानी 23 मार्च को गिल्टी पाया गया एक डिफेमेशन के केस में। डिफेमेशन का केस क्या होता है, जहां पे आप किसी की रेपुटेशन, मतलब उनके खिलाफ कुछ बोल करके, कुछ गलत बोल के उनकी रेपुटेशन को खराब करते हो, ये होता है डिफेमेशन, जहां पे उनको 2 साल की सजा हो गई है। अब ये क्यों हुई है, क्योंकि 2019 में, आप सबको पता है ना, 2019 में लोकसभा का इलेक्शन कैंपेन चल रहा था और राहुल गांधी जी अपने आप को वहां पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कर्नाटका में एक रैली के दौरान कुछ कह दिया मोदी सरनेम को लेकर के। क्या कह दिया वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर डिफेमेशन का केस हुआ था और उन्हें गिल्टी पाया गया, जिससे उनको सजा हो गई है 2 साल की। तो देखिए अब हुआ क्या, ऐसा बोला जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने कहा था, हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। उन्होंने बोला था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी चोरों के कॉमन सरनेम मोदी ही है। अब ऑब्वियसली यहां पर शायद रेफर कर रहे थे नीरव मोदी को और उसके अलावा ललित मोदी को, लेकिन भाई मोदी सरनेम तो इन्होंने यहां पर यूज किया और एक जनरलाइज तरीके से उन्होंने बोल दिया। कहां पे बोला था, कोलार कर्नाटका, वहां पे रैली हो रही थी 2019 के टाइम में, वहां पे उन्होंने ऐसे रिमार्क्स दिए थे। ये देखिए जी, 2019 की लोकसभा की इलेक्शन की जब रैली चल रही थी उस समय उन्होंने ऐसा किया था। अब देखिए इनके ऊपर जो सेक्शंस लगे हैं ना, वो लगे हैं आपके आईपीसी के सेक्शन 499 और 500। अब ये किससे रिलेट करते हैं, ये सेक्शन रिलेट करते हैं इटसेल्फ आपके डिफेमेशन से। तो क्या है ये डिफेमेशन, आगे हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं इन सेक्शंस में क्या दिया हुआ है। इंडियन पीनल कोड, देखिए भाई इंडियन पीनल कोड के सेक्शन लगे हैं, मतलब इटसेल्फ इट मींस कि भाई यहां पर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इंडियन पीनल कोड में आपके सारे क्राइम्स के बारे में दिए हुए हैं। देखिए अब हुआ क्या है, केस किसने फाइल किया, तो बीजेपी के एक एमएलए हैं जो कि आते हैं वेस्ट सूरत असेंबली से, जिनका नाम है पूर्णेश मोदी। जी हाँ, ये भी मोदी साहब हैं, इनका नाम है पूर्णेश मोदी। इन्होंने केस किया राहुल गांधी के अगेंस्ट में और यही वो इंसान है जिसकी वजह से इनको, राहुल गांधी जी को अभी जेल हुई है। इन्होंने ही राहुल गांधी के अगेंस्ट में केस किया था। तो देखिए अब सबसे पहले जानते हैं कि डिफेमेशन होता क्या है। तो जो डिफेमेशन होता है ना, बेसिकली वो डील करता है किसी भी इंसान की आप रेपुटेशन, उसकी इमेज को डैमेज अगर कर रहे हो ना, उसके खिलाफ झूठ बोल के, तो इसी को कहते हैं डिफेमेशन। मतलब यहां पर अगर मैं किसी इंसान की बुराई कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं उसके खिलाफ, क्यों, क्योंकि मैं सामने वाले की इमेज को खराब करना चाहता हूं, तो उसे हम डिफेमेशन कहते हैं। और ये इंडियन पीनल कोड के अंदर एक क्राइम के जैसे लिस्टेड है और उसमें दिया हुआ है कि डिफेमेशन क्या होता है। और यहीं पे आप देखिए सेक्शन 499 यहां दिख जाता है। 499 में दिया हुआ है कि भैया डिफेमेशन किसे कहते हैं। अगर आप इसको बेयर एक्ट में देखने जाओगे ना, सेक्शन 499, तो काफी एलाबोरेट प्रोविजन है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके मैंने यहां पर आपके सामने रख दिया है कि मोटा मोटी सेक्शन 499 के अंदर में दिया गया है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए इस सेक्शन के बारे में। तो देखिए यहां पे ना डिफेमेशन के बारे में दिया हुआ है, और डिफेमेशन कैसे हो सकता है, ईदर थ्रू वर्ड्स विच आर स्पोकन और इंटेंडेड। मतलब स्पोकन यानी आप डायरेक्टली किसी को एड्रेस करके, जहां पे जैसा कि अभी इस पर्टिकुलर केस में है कि डायरेक्ट मोदी सरनेम आप ऐसे जनरलाइज तरीके से बोल रहे हो कि सारे मोदी जो है वो चोरी होता है, तो थ्रू वर्ड्स या इंटेंडेड यानी कि आप थोड़ा सा ना घुमा फिरा करके बोलना वही चाह रहे हो, ऐसा भी अगर आप करते हो किसी की इमेज खराब करने के लिए, तो आप डिफेमेशन कर रहे हो। और इसके साथ अगर आप ऐसा कोई साइन भी करते हो, है ना, कोई जेस्चर आप दिखाते हो, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन भी अगर आप करते हो, यानी आप कोई पोस्टर वगैरह छपवा दिए जिसमें आप इनडायरेक्ट तरीके से किसी की बुराई करना चाह रहे हो, तो वहां पे भी डिफेमेशन का केस आपके अगेंस्ट में किया जा सकता है। और यहां पर देखिए किसके बारे में है कि आप पब्लिश करते हो स्पोकन और रिटन वर्ड्स किसी इंसान के खिलाफ,
जहां पर आपका इंटेंशन है कि मैं सामने वाले के रेपुटेशन को खराब करूं। तो अगर ऐसा है ना, तो आप सीधा सीधा डेफेमेशन की डेफिनेशन के अंदर में कवर हो जाते हो। इसके अलावा सेक्शन 500 की भी हमने बात करी। तो देखिए सेक्शन 500 ना बेसिकली सजा की बात करता है। अगर किसी को गिल्टी पाया जाता है कि भाई उसके आगे डेफेमेशन का केस हुआ और ये पाया गया कि उसने सच में डेफेमेशन की है, उसको गिल्टी पाया जाता है, तो उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है विदाउट अ फाइन, जो भी इसके अंदर क्रिमिनल डेफेमेशन के अंदर में गिल्टी पाया जाता है। तो भाई राहुल गांधी जी के साथ यही हुआ है अभी तो फिलहाल हमको जो दिख रहा है। अब कहां पे ऐसा हुआ है, कौन सी कोर्ट में? तो देखिए इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एच वर्मा। अब ये जो कोर्ट है ना, ये बेसिकली सूरत की एक कोर्ट है, सूरत की लोअर कोर्ट है, गुजरात की एक लोअर कोर्ट है, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ केस हुआ था और वहीं पे उनको गिल्टी ठहराया गया है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एच वर्मा जी के कोर्ट में। अब इनके खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ ना वेरियस सीडीज और पेन ड्राइव को एज अ प्रूफ जमा किया गया था। मतलब वो जो रैली हुई थी 2019 में, भाई उसकी रिकॉर्डिंग्स थी जहां पे उन्होंने ये मोदी सरनेम को लेकर के अपने रिमार्क्स दिए थे, तो उसकी सीडीज और पेन ड्राइव को भी वहां पर कोर्ट में जमा कराया गया था एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस कि भाई देखो कि ऐसा बोला तो गया था, जहां पर हम इसको डेफेमेशन कंसिडर करके चल रहे हैं। लेकिन क्या होता ना, जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी उस बीच में एक बार प्रोसीडिंग को रोका भी गया था, क्योंकि यहां पर जिन्होंने केस किया था यानी जो कंप्लेनेंट थे, उन्होंने ये डिमांड किया कि भाई राहुल गांधी इन पर्सन जब तक आएंगे नहीं कोर्ट में, तब तक के लिए ये प्रोसीडिंग को स्टे किया जाए। उसके बाद फिर राहुल गांधी वहां गए थे, उसके बाद जो है वो प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी थी वहां से। अब देखिए जो मिस्टर राहुल गांधी है, उनकी तरफ से भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखे गए थे। अब जो राहुल गांधी जी के लॉयर है, उनके तरफ से ये आर्ग्यूमेंट रखा गया था कि भैया जो कोर्ट में जो पूरी प्रोसीडिंग चल रही है ना, यही पूरी फ्लॉड है, मतलब इसी में दिक्कत है। ये जो प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है, इनिशिएट की गई है, इसी में एक तो दिक्कत है, एट द वेरी बिगिनिंग ये बोल दिया गया। और दूसरे एक पॉइंट ये रखा गया कि भैया जो ये केस हुआ है, डिफेमेशन का केस हुआ है, ये तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को आकर के करना चाहिए था, क्योंकि ये इंटेंड उन्हीं की तरफ किया गया था। यानी टारगेट यहाँ पे जो जो राहुल गांधी जी की स्पीच थी, उसके टारगेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। यहाँ पे पूर्णेश मोदी जो है वो आकर के क्यों केस कर दिए, ये जो है ये काउंटर आर्ग्यूमेंट था राहुल गांधी के लॉयर का। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई डिसीजन क्या आया, डिसीजन हम सबको पता है। जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं एच वर्मा जी, उन्होंने ये राहुल गांधी जी को यहां पर गिल्टी ठहराया इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, और उनको इंडियन पीनल कोड आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के अंदर में 2 साल की इनको सजा सुना दिया। हाउएवर यहां पर एक कैच ये भी है कि तुरंत ही उनको बेल भी मिल गई, यानी राहुल गांधी जी को तुरंत बेल भी मिल गई। इन्हीं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एच वर्मा जी के कोर्ट से बेल भी मिल गई है, और उनका सेंटेंस जो है वो 30 दिनों के लिए अभी सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही साथ उनको अलाउ कर दिया गया कि आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। भाई देखिए ये जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है वो लोअर कोर्ट है, तो लोअर कोर्ट ने अगर सजा सुना दी है तो उसके बाद राहुल गांधी जी को बेल भी मिल गई है, और अब उनको ये भी परमिशन मिल गई कि आप हायर कोर्ट में जाकर के ना इस ऑर्डर के खिलाफ, इस सेंटेंस के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो राहुल गांधी जी ऑफ कोर्स भाई इन एवरी सर्कमस्टांस वो जाएंगे और अपील करेंगे ही, और 30 दिन का टाइम उनके पास है कि आप अपील कर सकते हो, तो वो बिल्कुल अपील करना चाहेंगे। अब यहाँ पर डिसीजन ऑफ द कोर्ट तो आ ही गया कि भाई उनको कन्विक्ट कर दिया गया है, लेकिन लेटेस्ट न्यूज और एक ये भी है कि भाई उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। जी हाँ, जो पार्लियामेंट के सेक्रेटरी हैं उन्होंने राहुल गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया है इसी कन्विक्शन जजमेंट के आने के बाद। यानी कि उनको कन्विक्ट कर दिया गया ना इस जजमेंट में, तो अब ये जजमेंट आने के बाद जहां पे उनको कन्विक्ट कर दिया गया, तो भाई अब इसके बाद इनको पार्लियामेंट से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो अब जानेंगे कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है, और ना एक और इंटरेस्टिंग जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या है कि जब किसी भी एमपी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है वो उन ऑफेंसेस के बेसिस पे हो सकता है जो कि आपका सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 के अंदर, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 का है, उसके अंडर लगता है। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट बेसिकली क्या होता है ना, जितने भी आपके एमपी एमएलएज होते हैं, जो लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, उन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है कि भाई उनका डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकता है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, और
ये सारी चीजों को लेकर के ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। तो इसी का सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 जो है वो बात करता है कि भाई एक एमपी जो है उसको डिस्क्वालीफाई कब किया जा सकता है। तो कुछ सेट ऑफ ऑफेंसेस जो हैं वो इस सेक्शन के अंदर मेंशन है, कुछ लिस्ट जो है ऑफेंसेस की वो मेंशन की हुई है, यानी जो कुछ क्राइम्स है वो मेंशन किए हुए हैं, जो अगर वो एमपी करता हुआ पाया जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कुछ ऑफेंसेस को जो उसके अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहला है सेक्शन 153A। अब ये सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी की हम बात करें, आईपीसी के सेक्शन 153 है, और हमको पता है कि आईपीसी के अंदर जितने भी मेंशन सेक्शन है ना, बेसिकली वो सब क्राइम से रिलेटेड है, वो सब क्राइम ही है। तो हम यहाँ पर उसी की बात करें तो सेक्शन 150A की बात करें, और ये सेक्शन 150A बात करता है कि भाई अगर कोई ऐसा आदमी है, अगर वो एमपी, सॉरी अगर हम यहाँ पे एमपी की बात करें, तो अगर कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो लोगों के बीच में ना दुश्मनी पैदा कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ उनका रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंट, लैंग्वेज, इन सारी चीजों के बेसिस पे अगर लोगों के बीच में ना वो दुश्मनी पैदा कर रहा है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। साथ ही साथ सेक्शन 171E है जो बोलता है कि अगर ब्राइब लेते हुए कोई अगर एमपी पकड़ा जाता है तो वहां पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सेक्शन 171F है जो बोलता है अगर एमपी किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है या पर्सोनेशन कर रहा है, यानी कि इलेक्शन के टाइम में वो किसी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस करके उसको बहला फुसला करके उसका वोट ले रहा है, या फिर पर्सोनेशन यानी कि वो है कुछ और बन कुछ और रहा है, ऐसा करके अगर वो वोट लेता है इलेक्शन के टाइम में तो भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये तो चलिए कुछ ऑफेंसेस है जिसकी हम बात करें। इसके अंदर और भी सारी चीजें दी हुई है, जैसे सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि भैया अगर ये डाउरी वगैरह की डिमांड कर रहे हैं अपने घर भर में, ऐसे किसी ऑफेंस में पकड़े जाते हैं तो भी इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि और जो बाकी के और तरीके हैं, जैसे अगर एमपी को सेंटेंस हो जाता है किसी ऑफेंस के अंदर में, किसी भी ऑफेंस के अंदर में 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाती है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। साथ ही साथ सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 है यहाँ पे इसी आरपीए एक्ट का, जो कि बोलता है कि एक एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो कन्विक्ट पाया जाता है सेंटेंस में जिसमें उसको 2 साल की सजा हो जाती है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, राहुल गांधी जी को तो 2 साल की सजा ही हुई है, लेकिन ना एक प्रोविजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में था जो था सेक्शन 8 सब सेक्शन 4, जो बोलता है कि अगर ऐसे कोई आदमी है जिसको कन्विक्शन हो गया, यानी ऐसा कोई एमपी है जिसको कन्विक्शन हो गया, लेकिन उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना वो होगा आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट। यानी सपोज अगर 23 मार्च को राहुल गांधी जी को, सॉरी आज 24 मार्च है, 24 मार्च को अगर राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो 24 मार्च से लेकर 3 महीने के बाद ही उनको डिस्क्वालीफाई किया जा पाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है। तो यही चीज के बारे में यहां पे दिया हुआ है। लेकिन यहां पे जो एक कैच है ना वो ये है, वो है सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क रूलिंग 2013 का। जी हम यहाँ पे डेट मेंशन नहीं हुआ है, मैं आपको ईयर मेंशन कर देता हूं। ये 2013 का जो है जजमेंट है लैंडमार्क, जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या है ये है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अब क्या हो गया था भाई इस केस में? इस केस में थी बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज जो हमने यहां पर देखा ना, सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इस पर्टिकुलर जजमेंट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया इस प्रोविजन को। तो ये प्रोविजन कहता था कि भाई अगर किसी को कन्विक्ट कर दिया गया, सेंटेंस आ गया, 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई है, तो उसमें 3 महीने के बाद ही आप उसको डिस्क्वालीफाई कर पाओगे। और ये 3 महीने के बीच में ना उसके पास जो है वो समय रहता है कि वो हाई कोर्ट पे जाकर के अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन 2013 में ही इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 2013 में गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस भी वो लेकर आए थे जहां पे वो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी जहां पे वो इसको, ये जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 है, इसको लीगलाइज करने वाले थे। एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट 2013 में, और आपको वो फेमस
इंसिडेंट याद होगा जहां पर राहुल गांधी जी ने 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था। वो कौन सा ऑर्डिनेंस था? वो यही ऑर्डिनेंस था जिसे राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था। आप सोच के देखो, अगर उस दिन राहुल गांधी जी वो ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ते, जनरली अगर किसी ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट करना है तो वो पार्लियामेंट से ही होता था, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या किया, राहुल गांधी जी अपने आप को बहुत बड़ा दिखा करके गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस ला रही थी, उसको फाड़ दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ठीक है। अब सोचो अगर वो उस दिन उस ऑर्डिनेंस को नहीं फाड़ते तो क्या पता ये इन्हीं के काम आ जाता। तो विद दिस इज द रैप ऑफ द वीडियो, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको इंसाइट जरूर मिला होगा और चीजों के बारे में पता भी जरूर चला होगा। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन हाँ, कुछ आपके लिए प्रमोशन भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं, उस पर ध्यान जरूर दीजिए आप। देखिए, हमारा संकल्प महोत्सव चल रहा है अनअकैडमी का, जहां पे आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन को हम बहुत मजबूत करना चाहते हैं, जिसके लिए भाई देखिए मॉक टेस्ट की बात है, 25 को ये मॉक टेस्ट होने वाला है। तो बिल्कुल भी यहां पर ना आप मिस मत करिएगा, क्योंकि आप 20,000 रुपए तक के प्राइजेस यहां पर जीत सकते हैं। शाम को 7 बजे ये होने वाला है, तो बिल्कुल डू नॉट मिस इट। अब नेक्स्ट हम बात करें तो भाई गुजरात जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए स्पेशल ऑफर प्राइस चल रहा है, जो आप बिल्कुल इसको अवेल करिए। बहुत ही शानदार प्राइजेस यहां पर चल रहे हैं। इसके अलावा भाई आपके यूपी मेंस की जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है, उसकी भी बैचेस 23 से स्टार्ट हो गई हैं। आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस कोर्स का बिल्कुल आप फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको ना हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो खुद ही पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि भाई जो बिहार जुडिशरी के लिए टारगेट बैच स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी 18 मार्च से, आप इसमें भी एनरोल करवा सकते हैं। 6 मंथ्स की ये बैच होने वाली है। QR कोड को यहाँ पे आप स्कैन करिए और इसे आप एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई यूपी मेंस एग्जाम्स की जो बैचेस है 25 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसके बाद हम बात करें तो उत्तराखंड और बिहार की भी जुडिशरी की बैचेस जो है वो 25 से स्टार्ट होने वाली है, 3 महीने की बैच होने वाली है। हमारे टॉप एजुकेटर्स जो है वो आपको पढ़ाएंगे, आपकी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया करवाएंगे। और MP जुडिशरी की भी जो बैचेस है वो तो भैया 30 मार्च से स्टार्ट हो रही है। स्टे ट्यून्ड फॉर दिस और इसे मिस मत करिएगा। नेक्स्ट ये रही कुछ लिस्ट हमारे टॉपर्स की। और 23 और 24 को 10 बजे से जो है वो Amazon गिफ्ट वाउचर जीतने का आपके पास प्लान है। आप फ्री टेस्ट सीरीज जो है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपकी सारी विशेष जो है एक कोर्सेज को पाने की विद अ डिस्काउंट, ये पूरी हो सकती है। आपको सिर्फ यूज करना है कोड WISH10 और आपकी जो विश है डिस्काउंट पाने की इन कोर्सेज में वो भी आपको मिल जाएगी। आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स यहाँ पर मिलेंगे। आपको सिर्फ कोड यूज करना है WISH10 और साथ ही साथ इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए। यहाँ से आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, जहां पर जो आपके एजुकेटर्स है, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है, वो आपके सारे डाउट्स जो हैं वो वहीं पे क्लियर करते हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी बिल्कुल जरूर से फॉलो करिएगा। विद दिस इज द रैप ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।